प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्यों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह करेगी आवंटित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और परिजनों को दी जानकारी। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में लगातार दूसरे दिन भी हुई बरसात। मुख्यमंत्री ने बारिश के कारण फसलों को पहुंचे नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सिख ग्रंथियों और डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों ने अंतिम संस्कार से पहले गुरबानी का पाठ किया। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अतिरिक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें अंतिम विदाई दी। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह, भूटान नरेश जगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को आज सुबह कांग्रेस मुख्यालय से अंत्येष्टि स्थल निगम बोध घाट लाया गया था। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास से कांग्रेस मुख्यालय ले जाया गया था, जहां लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया। कैबिनेट में 2 मिनट का मौन रखकर कार्रवाई शुरू की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से देश ने एक कुशल नेता और अर्थशास्त्री के साथ दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है। 26 दिसंबर 2024 को आकस्मिक और दुखद निधन हो गया। उनके निधन से देश ने न केवल एक कुशल नेता बल्कि एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और दूरदर्शी व्यक्तित्व को खो दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का दिनांक 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। उनके नेतृत्व और प्रशासनिक दक्षता ने राज्य की राजनीति और विकास को नई दिशा प्रदान की। एक शोक संदेश पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत करें।
कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा व श्रुति चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वो न केवल एक कुशल अर्थशास्त्री थे बल्कि एक दूरदर्शी राजनेता और भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने लंबे और समर्पित सार्वजनिक जीवन में हमेशा गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए आवाज उठाई। उनके नेतृत्व ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में प्रेरित करती रहेगी। और देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री के रूप में रहे, तो देश की सेवा उन्होंने लगातार की है। अर्थशास्त्री के तौर से भी और गवर्नर के भी चेयरमैन रहे, वो गवर्नर रहे बैंक के, हमारे राष्ट्रीय बैंक के, और उनकी उम्र 92 साल की रही और जिससे उन्होंने अंतिम सांस लिया। देश को इसलिए बहुत उससे नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ भाई एक ईमानदार और सादगी के प्रतीक थे वो, और उन्होंने अपने काल में कई अच्छे ऐसे ऐतिहासिक काम किए। 2005 में तो रोजगार गारंटी योजना बनाई। तो मनमोहन सिंह जी बहुत ही महान शख्सियत थे और मेरा सौभाग्य रहा जब वो प्रधानमंत्री थे, मैं एमपी थी, उनके साथ बहुत मौके मिले और वो ऐसे इस प्रकार की उनकी छवि थी जो जिसको कहते हैं कि हाईएस्ट इंटेग्रिटी, बहुत ऊंचे सिद्धांत थे उनके और एक छाप छोड़ा करते थे, खास तौर पे जो यंगस्टर्स थे जो नए राजनीति में आते थे तो ऐसी बातें बोलते थे, प्रेरित करते थे कि अच्छा काम करें और देश के प्रति डेडिकेटेड रहे। उनको हमेशा उनके योगदान को हमारा देश याद रखेगा और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। केंद्र सरकार को कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत पश्चात गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह आवंटित करेगी। इसके लिए एक न्यास का गठन किया जाना है और जगह आवंटित की जानी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद आज शाम प्रेस वार्ता कर बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से फसलों को पहुंचे नुकसान पर चिंता प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारंभिक आंकलन में कई स्थानों पर फसल नुकसान की संभावना है। जिला उपायुक्तों को फसल नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए गए हैं। फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि सेना और सीआरपीएफ के शहीद परिवारों की अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही हिंदी आंदोलन के सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन 15 से 20 हजार की गई है। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को HRMS में एक ही जगह संकलित कर इसे लागू करने को भी मंजूरी दी गई है। मंजूरी दी है क्योंकि इस विभाग के पास ये डाटा तो था कि इतने कर्मचारी लगे हुए हैं, परंतु ये डाटा नहीं था कि जो रिटायर हो गए हैं या वो डाटा उनके पास नहीं आता था। किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं उसकी सिलेक्शन की चाहे HPSC को भेजना है और चाहे HSSC को भेजना है, तो इसके माध्यम से उसको भेजने का काम करेंगे। आज उसको भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में भी संशोधन करने को मंजूरी दी गई है। अनुबंधित कर्मचारियों के आग्रह पर सरकार द्वारा कैलेंडर ईयर के स्थान पर 240 दिन वेतन लेने की शर्त को संशोधित कर इसमें शामिल किया जाएगा। में संशोधन करने की
भी मंजूरी उसमें प्रदान की गई है। अब संशोधन में, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसको हम संशोधित किया है कि कैलेंडर ईयर नहीं, उसने एक साल में 240 दिन सैलरी ली हो, पेमेंट ली हो, उसके स्थान के ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के 1 वर्ष की अवधि के दौरान वो उसको शामिल किया है। यह निर्णय जो अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज दूसरे दिन भिवानी, फरीदाबाद, पानीपत, करनाल, सोनीपत, नूंह और कुरुक्षेत्र जिलों में रुक रुक कर बारिश हुई। मौसम विभाग ने करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। वे ओलावृष्टि की भी संभावना है। वहीं शीतलहर का दौर जारी है। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस के चलते आज सुबह से ही हरियाणा के बड़े क्षेत्र में बरसात हो रही है। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में गिरावट की संभावना है। नमी की अधिकता होने के चलते अब धुंध बढ़ेगी, जो सरसों, गेहूं व रबी की अन्य फसलों के लिए लाभदायक होगी। इस बरसात से अब किसानों को लगभग जनवरी माह तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे किसानों का समय व धन बचेगा। और जिनके पास सिंचाई के साधन हैं उनके लिए भी, क्योंकि बारिश से फसल का जो ग्रोथ है उस पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, तो और उनकी सिंचाई भी बचेगी। और इससे जो टेम्परेचर की खास तौर से बात कर रहा हूं मैं, तो दिन का तापमान अधिक था, दिन के तापमान में गिरावट आएगी, रात्रि तापमान में वृद्धि होगी। अभी जो बारिश हुई है इससे वातावरण में जो नमी है उसकी प्रतिशत बढ़ेगा, और वातावरण में जब नमी की प्रतिशत, नमी की अधिकता होती है, उसी कंडीशन में फॉग की पॉसिबिलिटी रहती है। तो आने वाले दिनों में आपको फॉग भी देखने को मिलेगी। फॉग से स्पेशली अगर बात करें, फसलों के लिए फॉग बहुत ही अच्छी है। बारानी फसल हो या गेहूं है, सरसों है, फॉग जब वातावरण में नमी रहती है तो उस कंडीशन में पाला पड़ने की भी संभावना कम रहती है, और फसलों के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। वहीं किसानों का कहना है कि पिछले 2 दिनों से हुई बरसात से उनकी गेहूं, सरसों, चना, मेथी की फसलों के अलावा बागवानी की फसलों को बेहतर सिंचाई मिली है और उन्हें अच्छे उत्पादन की उम्मीद है। इसमें हर खेतीबाड़ी में बहुत ही फायदा है, चाहे जो हो, सरसों हो या गेहूं हो, मेथी हो, चना हो, इसमें 50% से ज़्यादा फायदा है। और जो मैं सरसों और चने में तो पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मेथी भी नहीं आली, जैसे गेहूं है, गेहूं में भी जनवरी के बाद ही पानी देना पड़ेगा, इतना प्रॉफिट है इस बरसात से। बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल एकदम खुशी की कोई कीमत नहीं है इसमें, इस फिलहाल इतना खुश है। उधर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से फतेहाबाद जिले के कई इलाकों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बड़ोपल, धांगड़, भीरडाना, चबला मोरी, सालमखेड़ा और धारनिया सहित कई गांवों में सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी दिखाई दी। ओलावृष्टि से गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल को काफी नुकसान की संभावना है। गांव भीरडाना के किसान रामपाल व धांगड़ के रमेश ने बताया कि हमारे गांव में ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल खराब हुई है। हमने फसल का बीमा करवाया हुआ है, पर वो काफी नहीं होगा। हमारी सरकार से अपील है कि सर्वे करवाकर जल्द से जल्द हमें मुआवजा दिया जाए, ताकि दोबारा खेती करने में सहायता हो सके। 2 से 3 घंटे बारिश चली है, जिसके साथ ही ओले बहुत ज़्यादा पड़े हैं, जिसके साथ ही मेरी जो कई एकड़ में मैंने सब्जियां लगा रखी थी उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मेरे पास सब्जियों के साथ साथ सरसों की भी फसल है मेरे पास 2 से 3 एकड़ में, तो उसका तो मैंने बीमा करवा रखा है जी। तो बीमे की तो राशि मेरे को सरकार के द्वारा मिल जाएगी। जैसे आज से 2-3 साल पहले जब ऐसी बारिश हुई थी जिससे नुकसान हुआ था, तो सरकार ने हमें मुआवजा दिया था। तो इस बार भी हम सरकार से आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हमें मुआवजा देगी और हम अपनी जो है कि भरपाई को पूरा कर सकेंगे। रात को काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे हमारे गांव में, और मेरी जो गेहूं की फसल है और सरसों की फसल है वो पूरी ख़राब हो चुकी है। हालांकि मैंने फसल का बीमा भी करवा रखा है, लेकिन बीमे की राशि इतनी नहीं है कि हम जो दोबारा फसल बोए तो उससे उसकी भरपाई हो सके। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारी इसमें सहायता करें, ताकि हम आगे जो फसल बोनी है उसमें जो है वो राशि कम न पड़े और अपनी फसल बो सके।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी में साइफन और क्रॉस रेगुलेटर के पुनः निर्माण के लिए 147.88 लाख रुपए मंजूर किए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य जल प्रवाह में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करना और क्षेत्र के कई गांवों को लाभ पहुंचाना है। इस परियोजना से गांव खानपुर, हेबटका, मरोदा, कोराबास, झिमरावत, मरोदाबास, बसी, पुथली, जलालपुर, फिरोजपुर, दहर, इमामनगर, मोहम्मद सरल, अकलीमपुर, बुखारका, भादस, करहेड़ी, करकेरा, जेतका, अकलीमपुर, रजाका, उलेटा, घागस, नौटकी, नगीना आदि को लाभ मिलेगा। आरडी 15750 पर साइफन के संक्रिय होने के कारण अक्सर बहता हुआ मलबा फंसने से नहर के अंतिम छोर तक पानी की आपूर्ति बाधित होती है, जिससे निचले इलाकों में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। साइफन के पुनः निर्माण से ये बाधा दूर होगी, जिससे जल प्रवाह समुचित ढंग से होगा और पानी की बर्बादी रुकेगी। इसके अतिरिक्त बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी के आरडी 47650 पर एक क्रॉस रेगुलेटरी की आवश्यकता है, ताकि शादीपुर माइनर में जल स्तर बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से पानी शादीपुर माइनर के अंतिम छोर के गांव तक पहुंच सकेगा, जिससे इस क्षेत्र में सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी, किसानों को राहत प्रदान करेगी और पूरे क्षेत्र में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर के क्षेत्रों में जलापूर्ति उपलब्ध कराना है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ होगा। इससे न केवल लंबे समय से चली आ रही सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि गांव में फसल की पैदावार बढ़ेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कल जींद में युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि भाजपा के संगठन के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पार्टी के अब तक 30,000 से अधिक सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और आगे बूथों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज की बैठक में प्रदेश स्तर पर सक्रिय सदस्यता अभियान को और गति देने पर गहन चर्चा हुई। सभी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान के तहत अधिक से अधिक युवाओं एवं सक्रिय सदस्यों को संगठन से जोड़ने का संकल्प लिया। निकाय चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के बाद पार्टी द्वारा सिंबल पर लड़ने का फैसला लिया जाएगा। रचना है उस बूथ के ऊपर प्रत्येक समाज से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करे, इस प्रकार की कमेटी का हम गठन करेंगे। और युवा मोर्चे को जो टारगेट हमने 2 लाख सदस्य बनाने का दिया था, युवा मोर्चे ने आज उसको पूरा करते हुए अपनी सूची आज हमारे को सौंपी है। और जो हमारी पार्टी की योजना और रचना है पर बूथ 10 यूथ, उस प्रकार से एक उनको प्रत्येक बूथ पर एक युवा मोर्चे का कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बने। हमारी पार्टी शुरू से ही नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव सिंबल पर लड़ती रही है। नगर पालिकाओं में हम लोकल यूनिट पर वो जिम्मेदारी छोड़ देते थे, और अब की बार जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद जो हमारा कोर ग्रुप बैठेगा, कोर ग्रुप में जो भी निर्णय होगा उसी प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को जो वोट की चोट दी है, उससे कांग्रेस के नेता बौखलाहट में बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में जलेबी को राजनीतिक जलेबी का रूप दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की दिल्ली में स्पष्ट बहुमत सरकार बनेगी और हमारे कार्यकर्ता दिल्ली में भी जलेबियां बांटेंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा जी को अब आराम करना चाहिए। बनेगी और दिल्ली की जनता जिस प्रकार से केजरीवाल की सरकार से, अब आतिशी की सरकार से उन्होंने जो भ्रष्टाचार को देखा है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किया है, आज दिल्ली की जनता उसे तंग है। अब की बार तो जो हरियाणा की जलेबी है वो महाराष्ट्र में भी बटी है और आप आने वाले समय में देखेंगे दिल्ली में भी बटी। ये अच्छा सुझाव है। हर उम्र का भी अपना पड़ाव होता है। चुनाव में उनको अगुवाई रखी और अब आज उनको नेता मानने से भी जिस प्रकार से मना कर दिया है, तो ये भूपेंद्र हुड्डा का बहुत बड़ा अपमान है। उसको वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, कैसे सहन कर पाएंगे। और इस लंबी खींचतान जो कांग्रेस पार्टी में है, अब कई महीने उस बात को गुजर गए हैं, इतनी लंबी खींचतान होने के बाद, और उम्र भी बढ़ गई है। अब मैं तो सलाह दूंगा कि उनको आराम कर लेना चाहिए।
कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण और 500 रुपए प्रतिदिन स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके बाद लाभार्थियों को 1 लाख रुपए का लोन उपलब्ध करवाया जाता है। कोई भी पात्र व्यक्ति अपना नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए किया जा सकता है। उद्योग विभाग के अधिकारी बलदेव आर्या ने बताया कि कैथल जिला में योजना के तहत 32,000 आवेदन आ चुके हैं और लगभग 1400 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। योजना के तहत किफायती दर पर ऋण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं योजना सेंटर के कोऑर्डिनेटर राजेश और ट्रेनर रीना ने कहा कि सरकार की ये योजना कारीगरों को ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। है हमारा जो ट्रेडिशनल वर्क है उसके 18 तरह की ट्रेड्स हैं अलग अलग, जैसे बढ़ई हो गया, बार्बर है, टेलर है या फिर मोची है। इस तरह के 18 तरह की ट्रेड्स को फैसिलिटेट करना है सरकार द्वारा ताकि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सकें। 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में 500 रुपये पर डे एप्लीकेंट को दिया जाता है ताकि वो अपना डेली का उसका कोई रोजगार जो चल रहा है उसमें कोई किसी तरह की उसको दिक्कत ना हो, ताकि वो अपना काम छोड़ के आ रहे हैं तो उसको डे बाई डे की चीज़ों की दिक्कत ना हो। इसमें हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है अभी वो 8 से 9 ट्रेड के अंदर दी जा रही है। टेलर है, कारपेंटर है, बार्बर है, मेसन है, हैमर एंड टूल किट है, ब्लैक स्मिथ है और लुक स्मिथ है सर। आर्मर की भी एक ट्रेड है सर, जो हथियार वगैरह बनाते हैं। इन सभी के बारे में गवर्नमेंट ने जो शेड्यूल बनाया है ट्रेनिंग का, उसके तहत ये हमारे यहाँ ट्रेनिंग करवाई जा रही है। अभी हमारे पास जो अभी बैच चला हुआ है करंटली सेंटर पे, ये टेलर ट्रेड से रिलेटेड है सर। इसमें महिलाएं और पुरुष जो भी सिलाई का काम करते हैं उनको यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाई किया गया है और उसके बाद इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है सर। वहीं कैथल में योजना के लाभार्थी सीमा, रीना, जगतार सिंह और गुरुदेवी ने पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है, ताकि हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके और हम कुछ कर सके अपनी जिंदगी में। और क्या बोलते हैं, हमारे को इसमें 15,000 की टूल किट भी मिल रही है जिसमें, और अगर किसी ने अपना ही काम कुछ खोलना है आगे, जैसे मतलब अपना कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 लाख की हमारे को लोन भी मिल रहा है, जिससे हम अपना खुद का मतलब गुजारा भी कर सके, अपना परिवार भी चला सके और हम आत्मनिर्भर हो सके। यहाँ के बहुत लाभ मिला और मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और हम बैग बना रहे हैं, कटिंग भी सीख लिया, बैग भी बनाए हैं। यहाँ से हमें 15,000 भी मिलेंगे सर और हम काम भी शुरू कर सकते हैं उनसे, और 1 लाख का मिलेगा लोन सर, उसे भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं सर, दुकान खोल सकते हैं। जैसे बैग बना रहे हैं तो बैग भी घेर सकते हैं उसमें और हमें बहुत लाभ होएगा। इस योजना के तहत मैं अपना कारोबार आगे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ से सर मेरे को जो अपना 15,000 का टूल किट मिला है और पर डे 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है और 1 लाख का लोन मिलेगा मेरे को। उसके जरिए मैं अपना कारोबार आगे लेके जाऊंगा और हम अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया, मैं धन्यवाद करता हूं उनका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसको आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई में आयोजित की जा रही राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का दूसरा दिन विज्ञान और रचनात्मक पर केंद्रित रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से आए वैज्ञानिकों ने विद्यार्थियों को विभिन्न सेमिनार सत्रों के माध्यम से बाल वैज्ञानिकों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दिन की शुरुआत प्रेरणादायक विज्ञान वार्ताओं की एक श्रृंखला से हुई, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की असीम संभावनाओं को प्रस्तुत किया गया। IIT दिल्ली के भौतिक विभाग की प्रोफेसर
जोई घोष ने क्वांटम संचार पर एक यात्रा कराई। उनका सत्र जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आधुनिक अनुप्रयोगों के साथ जुड़ा था, ने छात्रों में जिज्ञासा को प्रज्वलित किया। इसके बाद NCERT के प्रोफेसर अनूप राजपूत ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के आकर्षक क्षेत्र का परिचय दिया। उन्होंने इस कौशल को समस्याओं को हल करने और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को आकार देने के लिए आवश्यक बताया, जिससे छात्र इससे संभावित उपयोगों को जानने के लिए उत्साहित हुए। इसके पश्चात प्रोफेसर रुचि वर्मा की वार्ता खेल खेल में विज्ञान के साथ संपन्न हुई। उन्होंने सरल गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान सीखने को एक इंटरैक्टिव और आनंददायक अनुभव में बदलने के तरीके दिखाए। छात्रों ने व्यवहारिक तरीके से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने के लिए उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रेरणादायक वार्ताओं में कुरुक्षेत्र, भिवानी, सिरसा और फरीदाबाद जिलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के 6000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इसके अलावा 29 राज्यों के 400 प्रदर्शकों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे विचारों और नवाचारों का एक सजीव संगम बना। दोपहर को प्रदर्शनी खंड का उद्घाटन हुआ और ये स्थल अन्वेषण और खोज का केंद्र बन गया। इसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और संचार विषयों को प्रदर्शित किया गया था। प्रदर्शनी के दौरान लगे अनेक स्टॉल बच्चों के लिए ज्ञान का केंद्र बन रहे हैं। निपुण हरियाणा मिशन का स्टॉल सबसे आकर्षक और रोचक स्टॉलों में से एक था। सोनीपत, पानीपत, झज्जर, गुरुग्राम और रोहतक जिलों के इन स्टॉलों ने छात्रों और प्रदर्शकों के बीच अत्यधिक उत्साह और आनंद पैदा किया। स्टॉल ने शिक्षण सामग्री और उनके बाल वाटिका 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में व्यवहारिक उपयोगों पर जानकारी साझा की। अंबाला स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञान केंद्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश लाठर व डॉक्टर देवेंद्र चहल ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को नर्सरी में बागवानी व ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सब्जियों व फलों के पौधे तैयार करने की विधि के बारे में बताया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधि में कम लागत में अधिक पौधों की किस्में तैयार की जा सकती हैं, जिसे अपनाकर युवा स्वयं का रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तरह तरह की खुराक चाहिए, लेकिन ट्रेंड यही है कि हम यूरिया के तौर पर नाइट्रोजन डाल रहे हैं या डाया के तौर पर फास्फोरस ऐड कर रहे हैं। तो 2 ही 3 तरह की खुराक हम दे पा रहे हैं पौधों को। बाकी की जो खुराक है वो पौधा नहीं ले पा रहा है। और ये प्रूव हो चुका है कि जो मिट्टी का हेल्थ है वो मानव के स्वास्थ्य के साथ और पशुओं के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि मिट्टी का स्वास्थ्य, पशुओं का स्वास्थ्य और आदमी का स्वास्थ्य जुड़ा है। जो मिट्टी में होगा वही इस अमरूद में होगा। जो भी किस्म लगा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये सोच के लगानी पड़ती है कि उस एरिया में वो किस्म कामयाब है कि नहीं है, और कौन सी किस्म जो है यूनिवर्सिटी ने सिफारिश कर रखी है इस एरिया में लगाने के लिए। दूसरा क्या है कि उसमें आपने किस मौसम में लगाना है, उसको क्या उसमें खाद डालना है, कब उसमें बीमारी आती है तो उसके लिए क्या स्प्रे करना है, अगर उसमें कीड़े का प्रकोप आता है तो उसकी रोकथाम कैसे करनी। ये हमारे पास जो युवा आए हुए हैं ये सारे जो है ऐसी कैटेगरी से हैं और इनमें ज़्यादातर गाँव से बिलोंग करते हैं, और इनके एक स्वयं रोजगार का भी एक साधन बन सकता है। क्योंकि अभी भी सरकार ने पॉलिसी बनाई है, कल एक बार में आई, जिस एरिया में खनन होता है और इस एरिया में खनन बहुत होता है, उस एरिया में हर खनन ठेकेदार को अब ये करना पड़ेगा, उस गांव में 5 एकड़ का बाग लगाना पड़ेगा। वहीं प्रशिक्षण लेने आए युवाओं ने बताया कि हमें कृषि के साथ जुड़ने और उससे जुड़ी आधुनिक तकनीकों के बारे में सिखाया गया है, जिसे अपनाकर हम स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लगाना है और कैसे बीज के थ्रू और कलम के थ्रू कैसे लगाने हैं उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे। इसे सीख के हम अपना रोजगार और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पेड़ पौधे को लगाने के लिए और उसको दाल सब्जी के पौधे लगाने और उनमें बीमारी को दूर करने के लिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। यहाँ के अच्छे अफसर हैं, ट्रेनिंग करके पूरी करके मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कोई नौकरी कर सकता हूँ या कुछ भी अपना काम कर सकता हूँ। और यहाँ पे ट्रेनर ने बहुत पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छा बताया है कि यहाँ पे कैसे ग्रूटिंग होती है और कैसे बडिंग की जाती है, कि हम कैसे किसी भी बड़े पेड़ में जड़ें कैसे पैदा कर सकते हैं। जैविक खेती के बारे में बताया गया है। जैविक खाद अच्छा होता है कि दूसरे फर्टिलाइजर यूज ना करें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।